और एक बड़ी खबर इस वक्त की, जंग के 47वें दिन गाजा में कोहराम। गाजा में इस्लामिक जिहाद का भीषण हमला। पीआईजे लड़ाकों ने इजरायली सेना पर किया हमला। हमले में इजरायली सेना के 3 जवानों के मारे जाने का दावा। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के बेरूत में हवाई हमले की कोशिश हुई है। बेरूत के आसमान में देखिए इजरायली फाइटर जेट हिजबुल्लाह ने उतरी इजराइल पर दागी मिसाइल। गाजा में इजरायली सेना और सराया अल कुद्स में भीषण जंग। अल कुद्स ने इजरायल के सैन्य वाहन पर हमला किया। अल कुद्स ने हमले का वीडियो जारी किया। और बड़ी खबर, इजरायली सेना और अल कस्साम के बीच भीषण जंग। जोहर अल दिक इलाके में चल रही है मुठभेड़। दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। और ताबड़तोड़ धमाकों से थर्राया उतरी गाजा। ताबड़तोड़ कई धमाकों की सुनी गई आवाज। धमाकों के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। जी हां, तो 4 दिन 50 बंधक और हमास के खात्मे तक जंग, यानी कि एक तरफ बंधकों की रिहाई को लेकर एक टाइमलाइन भी आई है और साथ ही युद्ध को जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। ये दोनों स्थितियां कैसे साथ चलेंगी, इस पर आपको एक एक अपडेट देंगे। क्या बयान आए हैं वो भी बताएंगे और साथ ही वॉर जोन से लेटेस्ट तस्वीरें क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में है निधि, चलेंगे उनके पास भी तमाम अपडेट्स के लिए। तो बंधकों को लेकर, हमास से डील को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली सरकार ने दी मंजूरी। बंधक रिहाई डील के पहले चरण की मंजूरी। 4 दिनों के युद्ध विराम में 50 बंधकों की रिहाई होगी। बंधकों की रिहाई के दौरान युद्ध विराम होगा, यह सहमति बनी है और इसकी मंजूरी मिली है इजरायल सरकार की तरफ से। जी हां, तो बंधक रिहाई पर हमास के साथ डील। क्या है यह डील, क्या तय किया गया है और कैसे कैसे इन बंधकों की रिहाई होगी, इन सब को हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। बंधक रिहाई पर हमास के साथ डील। जी हां, पहली बड़ी बात, बंधकों की रिहाई को लेकर योजना के पहले चरण को मंजूरी मिल गई है। नेतन्याहू का यह बयान है और क्या मंजूरी मिली है, तो 4 दिन के युद्ध विराम में 50 इजरायली बंधक रिहा होंगे। 50 जो बंधक बनाए गए उनको रिहा किया जाएगा। पहले चरण में महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा इस डील के तहत। और रिहाई के दौरान इजरायल की ओर से हमले बंद रहेंगे, एक तरीके का सीज फायर रहेगा। और बंधकों की रिहाई को लेकर एक और प्लान को मंजूरी दे दी गई है। और यह मंजूरी क्या है, हर 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम होगा। यह भी एक डील के तहत तय हुआ है। और बंधकों की सुरक्षित रिहाई तक आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन नहीं रुकेगा, थोड़े समय के लिए युद्ध विराम जरूर होगा। हमास के खात्मे तक इजरायल के हमले भी जारी रहेंगे, यह भी नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, यानी कि युद्ध चलता रहेगा। गाजा से इजरायल को कोई खतरा ना हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे, नेतन्याहू ने अपने बयान में यह कहा है। यानी कि रिहाई होगी, उस समय तक शांति रहेगी, लेकिन जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते तब तक यह जंग जारी रहेगी। हमास के खात्मे तक यह लड़ाई जारी रहेगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बंधक डील पर नेतन्याहू का बयान हमने आपको बताया और बंधकों की रिहाई पर हमास का बयान आया है। फिलिस्तीन की बेहतरी के लिए ये डील हुई है। 4 दिन का होगा युद्ध विराम, सीज फायर। युद्ध विराम के दौरान नहीं होगा हमला, ये हमास का कहना है। तो हमास का भी ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है बंधक डील पर। एक बार फिर से आपको बता दें, युद्ध विराम के दौरान नहीं होगा कोई अटैक, कोई हमला। कतर और मिस्र की वजह से ये डील हुई है, ये कहना है हमास का। इससे पहले नेतन्याहू का हमने आपको बयान सुनवाया और बंधकों की रिहाई पर हमास का भी बयान सामने आ चुका है। तो नेतन्याहू के बयान के बाद से अब आइए देखते हैं कि इस पर हमास की तरफ से क्या रिएक्ट किया गया, क्या कहा गया है। हमास का बयान क्या है, तो देखिए, फिलिस्तीनियों को राहत देने के लिए यह डील की गई है। हमास ने अपने बयान में, अपने रिएक्शन में जो पहली बात है वो स्वीकार की है कि फिलिस्तीन के नागरिकों को राहत देने के लिए यह डील की गई है। डील के तहत क्या हुआ है, 4 दिन के सीज फायर पर समझौता हुआ है। 4 दिन का सीज फायर रहेगा, यह हमास ने कहा है। कतर और मिस्र की पहल की वजह से ही यह डील हुई है, यानी कि मीडिएट किया इसमें इजिप्ट ने और कतार ने, और उसके बाद इस नतीजे तक पहुंचे हैं दोनों पक्ष। पूरे गाजा पट्टी में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। गाजा पट्टी में कोई भी हमला इस दौरान नहीं होगा जब तक ये बंधक छोड़े जाने हैं, और गाजा पट्टी में सैन्य वाहन की एंट्री नहीं होगी। जो जहां है वो वहीं रुक जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी। राहत सामान से भरे ट्रक गाजा पट्टी में आएंगे, यानी जो सप्लाई है, जो ह्यूमैनिटेरियन मदद है वो जारी रहेगी, उसको अलाउड रहेगा आना। और 19 साल से कम उम्र वाले 50 बंधकों की रिहाई की बात हुई है। बदले में फिलिस्तीन के 150 लोग रिहा होंगे इस डील के तहत। 4 दिनों के अंदर ये सारी रिहाई होनी है। 4 दिन तक कोई हवाई हमला नहीं होगा, कोई एयर स्ट्राइक नहीं होगा। युद्ध विराम के समय गाजा पट्टी से कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी। गाजा पट्टी में किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उत्तर से दक्षिण गाजा पट्टी जाने वालों पर रोक नहीं होगी। वो जा सकेंगे, वो शिफ्ट करना चाहें वो जा सकेंगे दक्षिण की तरफ, तो उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर देखा जाए, पहले ही इजरायल ने एक भूमिका बनाई थी कि हम हवाई हमले रोक रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन को तेज करेंगे। आज ये बात आ गई कि डील हो चुकी है। 4 दिन में 50 के बदले 150 का एक्सचेंज होगा दोनों पक्षों के बीच। क्या माना जाए, ये युद्ध विराम पहला कदम है शांति की तरफ? आने वाले समय में ऐसी और डील्स हम देख पाएंगे? बिल्कुल। देखिए रवि, इजरायल हमास जंग में अभी की सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है। और इजरायल सरकार ने चूंकि इसे आज रात में मंजूरी दे दी है, तो अब जो 4 दिन का युद्ध विराम होगा उसके पहले चरण के तहत, जैसा कि आपने भी बताया, 50 बंधकों की रिहाई होगी। ये जो 50 बंधक होंगे, ये 19 साल से कम के जो बच्चे हैं और जो लड़कियां हैं, उनको पहले रिहा किया जाएगा हमास की तरफ से। बदले में इजरायल के जेल में जो बंद हैं, उनकी भी जो एज लिमिट है वो 19 साल की रखी गई है। यानी इजरायल के जेल में बंद जो बच्चे या फिर जो लड़कियां 19 साल से कम एज की है, और उनको रिहा किया जाएगा। वो 150 के करीब ऐसे कैदी हैं जो उनको रिहा किया जाएगा। मुझे लगता है कि युद्ध विराम की शर्तों में ये सबसे बेहतर और मानवीय पहलुओं को दर्शाता हुआ सबसे अच्छा कदम है ये। दूसरी बात यह है कि इजरायल के हवाई हमले को लेकर जो डील में रखा गया है, उसके तहत साउथ गाजा में कोई हवाई हमला नहीं होगा, जबकि नॉर्थ गाजा में अगले 4 दिन तक 10 से 4 बजे यानी 6 घंटे के लिए कोई हवाई हमला नहीं होगा। यह भी एक शर्त है। इसके अलावा बहुत बड़ी पहल है ये, और हमास का कहना है कि मिस्र और कतर की वजह से ये डील सामने आई है। मनीष, आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें दर्शकों को। गाजा से बंधकों की रिहाई पर बड़ी खबर आ रही है। 3 साल के अमेरिकी बच्चे की रिहाई संभव है। पहले जत्थे में 3 साल के बच्चे की रिहाई होगी, तो मानवीय आधार पर ये बहुत बड़ा कदम है। 3 साल के बच्चे की रिहाई पॉसिबल हो पाई है, और ये पहले जत्थे में ये रिहाई हो सकेगी। जो खबरें सामने आई हैं, ये बंधक डील को लेकर सबसे बड़ी खबर है। 50 बंधकों को, पहली किश्त में 50 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है। हमास ने भी बयान दिया है, और 4 दिन में ये पूरी कार्रवाई होगी। तब तक सीज फायर होगा, युद्ध विराम रहेगा, जिसमें 3 साल का जो अमेरिकी बच्चा है उसकी रिहाई भी पहले जत्थे में संभव हो पाएगी।
देखिए, ये हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही 3 साल का बच्चा है जिसके माता पिता ने गुहार लगाई थी, अमेरिकी बच्चा। और उसके बाद अब ये संभव है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो इस 3 साल के बच्चे की रिहाई सबसे पहले करें। पहले जत्थे में ही इसकी रिहाई हो सकती है। और बंधकों की रिहाई पर इजराइल हमास समझौते से पहले पीएम नेतन्याहू का हमास पर हमला, बड़ा बयान। देखिए क्या है बयान। हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया है। रिहाई के बाद भी गाजा में ऑपरेशन जारी रहेगा, लक्ष्य हासिल होने तक जंग जारी रहेगी, कहना है नेतन्याहू का। אזרחי ישראל, שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद है। इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस हुई है। बेनी गेंट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध किया इस कैबिनेट में। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट हुई और इसी में ही तीखी बहस हो गई। बेनी गेंट्स ने डील का विरोध किया है, बंधक डील का विरोध किया है। हमास पर भरोसे को लेकर यह विरोध किया गया है। कुछ तरफ से यह आवाज उठी कि हमास पर भरोसा नहीं है। वॉर कैबिनेट से ही यह आवाज उठी है विरोध की। बंधक डील पर नेताओं में ही विवाद सामने आ रहा है। और बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार की डील को लेकर सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो चुका है। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ, आइए अब आपको ये बताते हैं कि बंधक डील पर किस तरह का विरोध है या विद्रोह है। इजरायल सरकार की वॉर कैबिनेट की बैठक में हंगामा हुआ है। मंत्रियों के बीच बंधक डील को लेकर तीखी बहस हुई है। रवि, बिल्कुल, देखिए मंत्री बेनी गेंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मंत्री बेनी गेंट्स ने बेजेलेल स्ट्रोमिच को गुस्से में जवाब दिया और गेंट्स ने कहा कि क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मंत्री मिकी जोहर और गिला गैमलियल की मंत्री बेन ग्विर से भी बहस हुई। जी हां, और बेन ग्विर ने कहा कि हम एकजुट नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है जो बंधक डील हुई है, जो नेतन्याहू ने पब्लिक मंच पर इतना बड़ा जवाब दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि 4 दिन में 50 बंधक, और फिर उसे हमास अग्री भी कर गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है कि हमास पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये जो वॉर कैबिनेट है यहीं से ही वो आवाजें उठ रही हैं कि आसानी से भरोसा मत करिए। कल को आखिरी मोमेंट पे 11th आवर में अगर हमास पलट गया फिर क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें केवल इजराइल और हमास ही पक्षधर नहीं है। इजराइल की अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि वॉर कैबिनेट के मंत्री अलग अलग भले सुर में दिखते हों, लेकिन इजराइल को भी पता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका कितना एक्टिव रोल निभा रहा है, मध्य पूर्व के कई देश कितने एक्टिव रोल निभा रहे हैं। क्या बगैर अमेरिका के इजराइल इस युद्ध को लड़ सकता है? हरगिज नहीं लड़ सकता। और इजराइल और अमेरिका चाहता है कि बंधकों की डील हो, तो वैसी स्थिति में इजराइल को यह फैसला लेना पड़ा, इजराइल की कैबिनेट को यह मंजूरी देनी पड़ी। वही बात हमास के साथ भी है। हमास को भी पता है कि हमास अगर अपनी जिद पर रहेगा तो फिर गाजा में लगातार जो निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेगी और फिर आखिरकार उसका कसूरवार हमास को ठहराया जाएगा। और इसीलिए जब कतर और इजिप्ट की अगुवाई में ये डील हो रही है तो हमास पर भी बेहद दबाव है, या हमास के पीछे ईरान जो कंट्रोल कर रहा है उस पर भी बेहद दबाव है कि आखिरकार अगर गाजा में सिविलियन को बचाना है तो उन्हें भी जल्द से जल्द कोई डील करनी होगी। इसलिए इजराइल और हमास पर भी दोनों पक्ष पर दबाव है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का, और बिल्कुल, इसी वजह से ये डील संभव। और मनीष, जो लोग मीडिएट कर रहे हैं, जो देश मीडिएट कर रहे हैं, उनका भी निश्चित तौर पर दबाव होगा। खासकर कतार की बात करें, इजिप्ट की बात करें, जिनका दोनों देशों के साथ या दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए। और अब बात करते हैं एक और वॉर फ्रंट की, रूस यूक्रेन जंग की।
रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। देखते देखते वक्त बीतता गया, हफ्ते, महीने और साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस जंग का अंत कहां होगा, यह सवाल अनिश्चितताओं में घिरा ही है। तो इस वक्त दुनिया युद्ध के संगीनों के साए में जी रही है। दो बड़े युद्ध दुनिया के दो अहम जगहों पर लड़े जा रहे हैं। इसके अलावा आधे दर्जन छोटे छोटे हिंसक संघर्ष दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हो रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा का महायुद्ध वर्ल्ड ऑर्डर को पलटने को बेकरार है। रूस यूक्रेन युद्ध को 635 दिन हो गए और इजराइल गाजा युद्ध को 47 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, दोनों युद्ध अपने चरम पर इस वक्त हैं, अपने हिंसक मोड़ पर हैं। ये मोड़ ऐसा है जो पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की चपेट में लेने को आतुर है, क्योंकि इन दो बड़े युद्ध से दुनिया खेमों में बंटती जा रही है। स्थिति ठीक वैसी बनती जा रही है जैसे दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत यानी 1939 में बनी थी। और अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो दुनिया के खात्मे की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि परमाणु बमों के ढेर पर बैठी दुनिया के लिए तीसरा महायुद्ध बेहद बारूदी होगा। तो इन वॉर्स की वजह से पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर है जहां से कुछ भी आगे हो सकता है। और आइए आगे बढ़े, उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पहली बड़ी खबर, जंग के बीच रूसी जवानों को ट्रेनिंग मिल रही है। हाईटेक हथियारों से ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। जंग में नई ब्रिगेड उतारने की तैयारी है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। और D-30 होवित्जर तोप से हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को बनाया निशाना। रूसी होवित्जर तोप से भीषण बमबारी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। एक और बड़ी खबर, रूस ने दिखाया परमाणु ताकत का डर। रूसी यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो जारी किया है। कई परमाणु बम ले जाने में यह सक्षम है। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूक्रेन के नीपर में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोका। ज़ुको बटालियन ने किया प्रहार। तो बड़ी खबरें आपने देखी रूस यूक्रेन जंग की, और इस विनाशक जंग के 635 दिन पूरे हो चुके हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के शहरों पर विध्वंसक प्रहार भी जारी है। ओडेसा में पुतिन की फौज ने विध्वंसक प्रहार किया है, जिससे बंदरगाह पर बने बुनियादी ढांचे पर भारी तबाही मची है। वहीं लगातार हो रहे हमलों के बाद ज़ेलेंस्की को अब वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है। रूस ने ओडेसा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। रूस ने KH-31 मिसाइल से ओडेसा पोर्ट पर हमले किए। और रूसी सेना ब्लैक सी से ओडिशा को बीते कई महीनों से निशाना बना रही है और ओडिशा रणनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जाता है। ये देखते हैं कि ओडिशा पर हुए हमलों को लेकर यूक्रेन ने क्या क्या कहा है अभी तक। तो ओडिशा पर फिर रूस का हमला। जी हां, रूसी हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और हमले में ओडिशा के प्रशासनिक भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। रूस ने KH-31 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन ने कुछ रूसी मिसाइलों को टारगेट से पहले ही ध्वस्त करने का दावा किया है। तो ओडिशा पर किस तरीके के हमले हुए हैं, लगातार ये अटैक हुए हैं रूस की तरफ से। और आइए अब जानते हैं कि ओडिशा पोर्ट रूस
बार बार इतने हमले क्यों करता है, इस पोर्ट पर रूस बार बार ये अटैक क्यों कर रहा है, ओडिशा पोर्ट अहम क्यों है ये समझना बेहद जरूरी। ओडिशा पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है, कीव और खार्किव के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है ये। ओडिशा सबसे प्रमुख बंदरगाह, यूक्रेन का करीब 65% आयात निर्यात ओडिशा से होता है, इसलिए रूस की नजर में ओडिशा शुरू से ही था। ओडिशा का बंदरगाह 100 से ज्यादा देशों में 600 से ज्यादा बंदरगाहों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। यूक्रेन से यूरोप और दूसरे देशों को अनाज की सप्लाई में ओडिशा बंदरगाह एक अहम रोल निभाता है और इसलिए रूस इसे कंट्रोल में रखना चाहता है। पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल के लिए ओडिशा पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा जरूरी है और ओडिशा पोर्ट पर कब्जे के बाद मोल्डोवा को भी आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है। यहां से गुजरने वाली राइन मैन डैन्यूब नहर मध्य यूरोप को मध्य पूर्व और एशिया से जोड़ती है। ओडिशा अगर यूक्रेन गंवा देता है तो उसका विदेशी व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट भी है और कम्युनिकेशन पॉइंट भी है। आगे बढ़े और देखिए इस वक्त एक और अपडेट, इजरायल हमास बंधक डील पर यह अपडेट है। कतर का बयान सामने है, अगले 24 घंटे में होगा समझौते का ऐलान, 4 दिनों तक जारी रहेगा युद्ध विराम। तो कतार की तरफ से भी यह बात कही गई है, 24 घंटे में समझौते का ऐलान हो जाएगा, 4 दिनों तक ये युद्ध विराम जारी रहेगा। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही। इस डील में कतर और इजिप्ट की बड़ी भूमिका रही है और उनकी मध्यस्थता से यह समझौता संभव हुआ है। युद्ध विराम की बात हो रही है तो 4 दिनों में यह एक्सचेंज होना है। 50 बंधक छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से, 150 कैदी छोड़े जाएंगे इजरायल की तरफ से और 4 दिनों के अंदर यह डील होगी। इस बीच रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से खबर, रूसी सेना के हमले की विध्वंसक तस्वीर। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना की 3 ब्रिगेड का हमला, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तहस नहस। तो ज़ैपोरिज़िया में रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। रूसी हमलों में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 635 दिन से यह युद्ध जारी है, रूस वर्सेस यूक्रेन, और अब तक का जो नुकसान है जरा उसको भी हम समझे। तो ज़ैपोरिज़िया पर रूस की लगातार बमबारी, यूक्रेनी सेना की 3 ब्रिगेड पर ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए गए हैं यहां पर, और रूसी हमलों में यूक्रेनी सेना के 75 जवानों की मौत हुई है, 75 जवान मारे गए। यूक्रेन की 33वीं, 65वीं और 117वीं ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। काफी बड़ा नुकसान रूस के इस अटैक में यूक्रेन को पहुंचा है। यूक्रेन के 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी इस हमले में तबाह हुए हैं और D-20 हॉवित्ज़र तोप को भी भारी नुकसान पहुंचा है रूस के इस अटैक में। तो रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर जो हमले किए उसमें यूक्रेन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़े, रूस यूक्रेन जंग में एक दूसरे पर भीषण प्रहार, यूक्रेन के सोलेडर में रूसी सेना का भीषण हमला, हॉवित्ज़र से AFU कमांड पोस्ट को किया गया तबाह, आर्टिलरी हमले में निगरानी पोस्ट भी तबाह। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सेलिडोवो में मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी सेना ने अस्पताल पर भीषण अटैक किया है। क्रूज मिसाइल के हमले भी अस्पताल को यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। सेलिडोवो में यह अस्पताल है, रूस का यहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने यहां पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। हमले में यहां जो अस्पताल था उसे भारी नुकसान पहुंचा है। और रूस से जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, यह तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। पुतिन को खत्म करने के लिए और मदद की जरूरत पड़ेगी, पश्चिमी देशों से और हथियार देने की अपील की है ज़ेलेंस्की। तो
335 दिनों से ये लगातार जंग जारी है और आइए आपको दिखाते हैं इजराइल जंग की वजह से पश्चिम से हथियार और दूसरी मदद में कमी के बाद ज़ेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं। तो अब ज़ेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध की बात की है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की? युद्ध कोई फिल्म नहीं है और जीत जादू से नहीं आएगी, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। रूस के खिलाफ जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। ज़ेलेंस्की इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यह भयानक युद्ध होने वाला है। पुतिन को खत्म करने के लिए यूक्रेन को और हथियार चाहिए और वेपन्स चाहिए, जिसकी जरूरत है यूक्रेन को। यूक्रेन पश्चिमी देशों से और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है यूक्रेन को, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। जी हाँ, इसके अलावा जंग में अमेरिका और यूरोप ने मदद की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। रूसी हमले रोकने में चीन अहम भूमिका निभा सकता है, ये भी कहा ज़ेलेंस्की ने। अब बड़े सवाल क्या हैं, उस पर भी गौर करना जरूरी। क्या ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का डर दिखाकर और हथियार लेना चाहते हैं पश्चिमी देशों से? ये सबसे अहम सवाल। जी हाँ, एक और बड़ा सवाल है कि अमेरिका और यूरोपीय देश और मदद देने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त। क्या ज़ेलेंस्की की रणनीति से अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज हैं? बिल्कुल, और जिस तरह से मदद की वो डिमांड कर रहे हैं उससे उन देशों के लिए भी मुश्किल। क्या यूक्रेनी सेना को जल्द रूस के खिलाफ जंग में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बड़ा युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा और ऐसे में हमें हथियार की और ज्यादा जरूरत है, पश्चिमी देश ये हथियार मुहैया कराएं। तो ज़ेलेंस्की कारण बता रहे हैं और साथ ही डिमांड भी रख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या उनकी हथियारों की ये मांग पश्चिमी देश पूरी करेंगे? जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान की हवाई सुरक्षा मजबूत करेगा वैगनर ग्रुप। हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा सामने आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बड़ा दावा सामने आया है हिजबुल्लाह को लेकर। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया है रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि बड़ा अटैक किया जा सकता है। लेबनान की हवाई सुरक्षा मजबूत करने वाला है वैगनर। और देखिए, गाजा में भड़की युद्ध की चिंगारी बहुत बड़ी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। रूस का वैगनर ग्रुप इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन की ताकत मजबूत करने में जुटा हुआ है। कुछ बड़ी बातों पर गौर करना जरूरी है। देखिए, वैगनर ग्रुप मदद करेगा हिजबुल्लाह की, क्या इससे ताकत बढ़ेगी? तो SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम ये एक बड़ा हथियार साबित होगा। वैगनर के जरिए देने की तैयारी है ये, और इस तरीके से ये घातक हथियार पहुंच जाएगा फिलिस्तीन के पास, हमास के पास। जी हाँ, इसके अलावा एक और हथियार SA-8 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें जमीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज जो आपको बता रहे हैं वो 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो ये भी वैगनर ग्रुप से मदद की जा सकती है, हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। जो अगला हथियार है वो भी आपको बता दें, अगला हथियार SA-8 एयर डिफेंस सिस्टम है, जमीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज आपको बता रहे हैं 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। बिल्कुल, अगले हथियार की बात करते हैं। SA-6 एयर डिफेंस सिस्टम और जमीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज है 60 किलोमीटर, काफी लंबी दूरी तक ये मार करने में सक्षम है। तो इस तरीके से देखिए ये हथियार मिल सकते हैं और हिजबुल्लाह को वैगनर ग्रुप को एयर डिफेंस सिस्टम देगा। उसके मायने क्या है? ये जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे हिजबुल्लाह को या उसके माध्यम से हमास को, इसके अर्थ क्या हैं और इजराइल हमास युद्ध पर इसका असर क्या पड़ेगा? आपको जल्दी से बताते हैं क्या फर्क हो जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा इन घातक एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद से। तो वैगनर की तैयारी इजराइल पर क्या पड़ेगी भारी? कुछ अहम बातें हैं। देखिए, वैगनर का प्लान क्या है? हिजबुल्लाह को एयर मिसाइल सिस्टम देगा। एक तो ये प्लान है, इससे होगा क्या? बैकडोर से इजराइल के खिलाफ ये मोर्चेबंदी बढ़ेगी हथियारों की। जी हाँ, इसके अलावा वैगनर का प्लान है कि लेबनान को IDF के हवाई हमलों से बचाना। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट से भी बड़ी लड़ाई की तैयारी साथ के साथ लड़ी जा रही है। हिजबुल्लाह के जरिए हमास की मदद का प्लान किया जा रहा है और इजराइल के बहाने अमेरिका को भी घेरने की रणनीति रची जा रही है। बिल्कुल, अगर इन हथियारों की सप्लाई बढ़ती है और इससे हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती है तो इजराइल के सामने एक मुश्किल आएगी और कहीं ना कहीं डायरेक्टली अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी फिर बड़े हथियारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। और देखिए, इस बीच एक और खबर, डोनेस्क में यूक्रेन का हमला, म्यूजिक कंसर्ट के दौरान धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है।
और एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनेट्स्क में यूक्रेन का हमला हुआ है। म्यूजिक कंसर्ट के दौरान धमाका हुआ है। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूसी सेना और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन ने रूसी टैंक को निशाना बनाया है। हमले में धू-धू कर जला रूसी टैंक। एक और तस्वीर सामने आई, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रूसी टैंक पर भीषण अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने ये अटैक किया है। और चलिए अब देखते हैं 30 सेकंड्स में महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें। ईरान ने फतह 2 मिसाइल लॉन्च की है, जिसके चलते अमेरिका और इजरायल में खलबली मची है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। इजरायल हमास जंग के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने खुद ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 के परीक्षण की जानकारी दी है। इससे पहले इसी साल जून महीने में ईरान ने फतह 1 नाम से भी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की थी। ईरानी मीडिया का दावा है कि फतह 2 की क्षमता इजरायल और अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से ज्यादा है। ऐसे में इजरायल अमेरिका में खलबली मचना लाजमी है। हालांकि ईरान ने अभी तक इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल नहीं किया है। और अब 30 सेकंड में अगली खबर, इजरायल पर हमास का पलटवार जारी है। हमास ने इजरायल के कई शहरों पर रॉकेट से अटैक किया है। पिछले कई दिनों से इजरायली शहरों से इसी तरह की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा पर इजरायली हमले के जवाब में हमास इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए। रात भर तेल अवीव के आसमान में आग के गोले नजर आए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन रॉकेट्स को मार गिराया। वीडियो सेंटर गाजा का है, जहां गाजा की ओर एक साथ 10 रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया। वहीं अशक्लोन शहर में हवाई हमलों की आशंका में रात भर अलर्ट सायरन बजते रहे। और रात के समय इजरायल के कई और शहरों पर गाजा की ओर से रॉकेट दागे जाने का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली शहरों पर बमबारी का ये नया वीडियो सामने आया है। खबर है कि एक साथ कई इजरायली शहरों पर रात के समय एक बार फिर निशाना बनाया गया। अमित, यारिन, बोकोव्जा और कोभी एलिशकोव शहरों में रॉकेट अटैक हुए। हवाई हमलों के चलते इन शहरों में अलर्ट सायरन बजते रहे। हमास की ओर से दागे जा रहे इन रॉकेट को हवा में इजरायली एयरफोर्स ने मार गिराने का दावा किया है। आसमान में हो रही इस जंग को स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। कई शहरों में रॉकेट का मलबा गिरा है, जिसे ढूंढने का काम जारी है। और उत्तरी गाजा में तबाही के बाद दक्षिणी गाजा में तबाही का दौर शुरू हो चुका है। यहां खान यूनिस के पश्चिमी इलाके में भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका इजरायली एयरफोर्स की बमबारी से दहल रहा है। यहाँ एक रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई है। बमबारी के बाद का वीडियो बेहद डरावना है। चारों तरफ मारे गए लोगों के शव पड़े दिख रहे हैं और लोग इन्हीं में अपनों की तलाश कर रहे हैं। पश्चिमी खान यूनिस के हमद अपार्टमेंट पर हुए इस हवाई हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। इजरायल को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते लोगों से ये इलाका छोड़कर चले जाने के लिए कहा गया था। और गाजा में इस समय किस तरह की विध्वंसक जंग छिड़ी हुई है, बैटल ग्राउंड से आए इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। गाजा की जंगी मैदान से आया ये वीडियो खौफजदा कर देने वाला है। अल-कुद्स की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में देखिए किस तरह से इजरायली सेना को अल-कुद्स के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। दोनों ओर जबरदस्त बमबारी हो रही है और गोलियों की बौछार के बीच अल-कुद्स का एक लड़ाका दौड़ते हुए इजरायली जवानों पर फायरिंग करता दिख रहा है। एक और वीडियो में अल-कुद्स का लड़ाका घर के अंदर से इजरायली जवानों पर बमबारी करता है। हमले के चलते पूरा घर दहल जाता है और खिड़की दरवाजों पर लगे शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। और उत्तरी गाजा से हमास के पूरी तरह से खात्मे की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईडीएफ उत्तर गाजा में हमास के सबसे बड़े ठिकाने को तबाह करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के हमलों से भारी तबाही हुई है। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा के जबालिया में हमास का सबसे बड़ा ठिकाना है, जिसे तबाह करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जबालिया इलाके पर लगातार हवाई हमले जारी हैं, लेकिन अब जबालिया इलाके की घेराबंदी के जरिए यहां आखिरी वार की तैयारी है। वहीं गाजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चारों तरफ बिल्डिंगों का मलबा पड़ा दिख रहा है। इस बमबारी के जरिए हमास की सुरंगों को तबाह करने का दावा किया गया है।
और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का सिलसिला जारी है। हमले में 10 अमेरिकी जवानों के घायल होने की खबर है। इजराइल हमास जंग के चलते इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक बार फिर इराक के पश्चिमी प्रांत अनबर में अमेरिका के ऐन अल असद सैन्य ठिकाने पर हमले का दावा इस्लामिक रेजिडेंस ने किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए अमेरिकी बेस पर कई ड्रोन अटैक करने की बात कही गई है। 4 दिन पहले भी इराक के साथ साथ सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले किए गए थे। गाजा पर इजरायली हमले के बाद से ही इराक और सीरिया में यूएस बेस को निशाना बनाया जा रहा है। और इजरायल ने गाजा की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया है। इजरायली सेना ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया है कि हमास ने इस मस्जिद को अपना सैन्य ठिकाना बनाया हुआ था। मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा भी मिलने की बात कही गई है। मस्जिद से मोर्टार, मिसाइलें, थर्मोबैरिक बम, रॉकेट लॉन्चर मिलने का दावा भी किया गया है। हमास की सुरंगें इजरायली फोर्स के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं और इस मस्जिद से भी हमास की एक खुफिया सुरंग मिली है जिसे हमास के लड़ाके अपने छिपने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। फिलहाल मस्जिद के चप्पे चप्पे पर इजरायली फोर्स तैनात है। और इजराइल हमास बंधक डील पर कतर का बयान सामने आया। अगले 24 घंटे में होगा समझौते का ऐलान। अगले 24 घंटे बेहद अहम, 4 दिनों तक जारी रहेगा युद्ध विराम। बंधकों की रिहाई के लिए कतर और इजिप्ट मध्यस्थता कर रहे हैं।